नमस्कार मित्रों, देश है ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। ये इसका सेकंड और अंतिम वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। मेरे बाकी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स शेयर की है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम का आईडी भी शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, भारत में हुए महत्वपूर्ण आंदोलन, इसके बारे में देखेंगे। ट्राइबल मूवमेंट्स मतलब जो वनवासी लोग होते हैं, आदिवासी लोग, वनवासी लोग, उन्होंने जो आंदोलन किए उनके बारे में है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिप्राइव्ड ट्राइबल पीपल और देयर राइट टू लाइवलीहुड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। देखिए, इंडिपेंडेंस मिलने से पहले जब हमारे ऊपर ब्रिटिश लोगों का राज था तब उन्होंने क्या किया, मतलब हमारे देश में हजारों वर्षों से ये परंपरा रही है कि वनवासी लोग जो है, आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों के पास रहते हैं, वो जंगलों के रिसोर्सेज यूज करते आए हैं। जैसे जंगलों में से जो मधु मिलता है यानी हनी, फिर उसके बाद जो गोंद होता है, डिंक जला म्हणतात, ये सभी सोर्सेस कलेक्ट करके, जैसे आयुर्वेदिक प्लांट से उनकी जड़ी बूटियां निकालना वगैरह, ये सब प्राप्त करके वो अपनी लाइवलीहुड गुजारते थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे। तो बाद में ब्रिटिशों ने ये कह दिया कि ये जो सारे फॉरेस्ट है ये हमारे कंट्रोल में रहेंगे और आप ये यूज नहीं कर सकते, आप वहां पर नहीं जा सकते। तो इसके कारण उनको मतलब गुस्सा आ गया। तो देयर वॉज अ ट्राइबल अपराइजिंग इन कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर रीजन, यानी झारखंड के पास है वो। तो वहां पर कोलम जो गांव है वहां पर ये अपराइजिंग हुई थी। गोंड फ्रॉम ओडिशा, गोंड रीजन में और ओडिशा में, कोड़ी, भिल्ल एंड रामोशी फ्रॉम महाराष्ट्र, ये सभी जनजातियों के लोगों ने आंदोलन किया था। संथल एंड मुंडा फ्रॉम बिहार के संथल और मुंडा लोग। द ट्राइबल स्ट्रगल हैज कंटिन्यूड सिंस दोज ईयर्स। तो वनवासियों का जो स्ट्रगल था वो तब से चलता आ रहा है। ट्राइबल्स इन इंडिया फेस सेवरल प्रॉब्लम्स, जो वनवासी लोग हैं उनके काफी समस्याओं से जूझना पड़ता है उन्हें। वन मेजर प्रॉब्लम इज दैट दे आर डिनाइड राइट्स ओवर फॉरेस्ट। उन्हें मतलब वो हजारों वर्षों से फॉरेस्ट के पास रहते आए हैं, जंगलों के पास रहते आए हैं, और जंगलों में उनका काफी रहना रह चुका है और जंगलों पर उनका जीवन काफी निर्भर रहता है, उस पर उनका डिपेंडेंस होता है, उनका परंपरागत व्यवसाय होता है उसके ऊपर। तो उन्हें जब जंगलों से उनका हक छीना गया, उनका अधिकार जब छीना गया, तब उन्हें करने के लिए कुछ नहीं रहा और वो आंदोलन करने लगे। द मेन डिमांड ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट इज टू एक्सेप्ट द राइट ओवर फॉरेस्ट। तो उनकी ये मांग रही है वनवासी लोगों की कि जो हमारा अधिकार है वनों पर, जंगलों पर, वो हमें वापस मिलना चाहिए। They should be allowed to collect products of forest and also should have a right to cultivate on forest land। तो उनकी ये मांग है कि फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट है, जंगलों के जो प्रोडक्ट्स है, जैसे औषधि जड़ी बूटियाँ या फिर गोंद या फिर हनी वगैरह, ये जो है ये सभी कलेक्ट करने का उन्हें अधिकार होना चाहिए। और फॉरेस्ट लैंड जो है, जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, झूम साइकिल वगैरह, तो वहां पर वो कल्टीवेट करने का, खेती करने का भी उन्हें अधिकार होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया, स्वतंत्रता मिलने के बाद इनके अधिकारों का काफी ध्यान रखा गया है। फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट। देखिए, किसानों के आंदोलन भी काफी महत्वपूर्ण है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड फार्मर्स स्टार्टेड गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड ड्यू टू एंटी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। हमारा जो मतलब पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो किसानों के बहुत विरुद्ध था, उन पर काफी हेवी टैक्स लगाता था, उन पर बहुत अधिक लगान लगाया जाता था। उसके कारण किसान जो है वो एकजुट होकर आंदोलन करने पर विवश हो गए।
You must be aware of the farmers movements in बारडोली सत्याग्रह, चंपारण्य सत्याग्रह एंड मूवमेंट्स अगेंस्ट रेवेन्यू कलेक्शन। तो वो जो टैक्स कलेक्शन था उसके अगेंस्ट जो आंदोलन हुए हैं उसके बारे में आपने इतिहास में पढ़ा है। The farmers movements were inspired by the thoughts of महात्मा फुले, जस्टिस रानडे एंड महात्मा गांधी। तो जो किसानों के आंदोलन थे ब्रिटिश राज में, वो गांधी जी द्वारा, महात्मा फुले द्वारा, जो जस्टिस रानडे थे, न्यायमूर्ति रानडे, उनके द्वारा लीडरशिप ली गई और उनके द्वारा इंस्पिरेशन लिया गया। ड्यू टू सम रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, दैट इज टेनेंसी लॉज रिलेटेड टू टाइटलिंग ऑफ द लैंड एटसेट्रा। देखिए, टेनेंसी लॉज मतलब क्या होता है, जो लैंड कई बार लीज पर दी जाती है, जैसे मतलब किराए पर दी जाती है, तो उससे रिलेटेड कुछ लॉज होते हैं, कानून होते हैं। उसके बाद लॉज रिलेटेड टू टिल्टिंग नहीं है, ये टिल्टिंग ये मिसप्रिंट है, ये इसका ओरिजिनल मतलब सही ये शब्द है टाइटलिंग। टाइटलिंग स्पेलिंग है TITLING। टाइटलिंग ऑफ लैंड मतलब बहुत से पीरियड तक अगर कोई उस जमीन पर रहता है या कोई खेती करता है जिसकी वो जमीन नहीं है, मालिक नहीं है वो, लेकिन बहुत से वर्षों से वो अगर वहां पर करता है खेती, तो उसी की हो जाती है वो जमीन, ऐसा कानून था। तो द फार्मर्स मूवमेंट स्लो डाउन। तो ऐसे कुछ रिफॉर्म्स होने के बाद जो आंदोलन थे किसानों के वो कम हो गए। आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द फार्मर्स मूवमेंट बिकेम मोर एक्टिव एंड इफेक्टिव। जब हमारे देश में हरित क्रांति हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965-70s में, तब फार्मर मूवमेंट मतलब फार्मर का प्रोडक्ट भी बढ़ गया, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया बहुत से फार्मर्स का, और तब से फार्मर्स मूवमेंट्स भी बहुत शक्तिशाली हो गई, परिणामकारक हुई, एक्टिव हो गए फार्मर्स। दो ग्रीन रिवॉल्यूशन एम्ड एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, इट डिड नॉट बेनिफिट द पुअर फार्मर्स। देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण खेती का जो प्रोडक्शन था, उत्पाद था, वो काफी बढ़ गया। हम फूड ग्रेन्स में मतलब अन्न धान्य में वगैरह सेल्फ सफिशिएंट हो गए। हम पहले इंपोर्ट करना पड़ता था हमें, उसमें काफ़ी हमारा खर्चा हो जाता था, तो अभी उसमें इतनी आवश्यकता नहीं है। बहुत से अनाज जो है वो हम सेल्फ सफिशिएंट है इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद। लेकिन इतना फायदा होने के बावजूद जो है वो जो गरीब किसान है उनको इतना फायदा नहीं हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का। द फार्मर्स वेर नाउ डिवाइडेड इनटू रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स। देखिए, किसान भी डिवाइड हो गए। जो रिच फार्मर्स है, कुछ तो रिच हो गए और कुछ पुअर ही रह गए। डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पुअर फार्मर्स लेड टू द बिगिनिंग ऑफ फार्मर्स मूवमेंट्स। जो असंतुष्ट थे गरीब किसान, उनके कारण जो है किसानों के आंदोलन जो है वो शुरू हो गए। Appropriate price for agricultural products, agriculture to be treated as an industry, implementation of the recommendations of the Swaminathan Commission, debt relief, debt cancellation, national policy for agriculture are some of the demands of the farmers movement। देखिए, किसानों की महत्वपूर्ण मांगे क्या है, वो है उनका जो उत्पाद है, उनका जो प्रोडक्ट है, उनके जो अनाज वगैरह प्रोड्यूस करते हैं वो उसको अच्छी कीमत मिलनी चाहिए, प्रॉपर प्राइस मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर टू बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर को एक व्यवसाय के तौर पर उसे ट्रीट करना चाहिए, ना कि एक मतलब क्या कहते हैं, एक रेगुलर मतलब खानदानी रोल के तौर पर नहीं ट्रीट करना चाहिए, बल्कि उसे व्यवसाय के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन, स्वामीनाथन कमीशन, स्वामीनाथन आयोग द्वारा जो भी सुधारणाएं बताई गई है किसानों के लिए वो लागू कर दी जाए। डेट रिलीफ, जैसे कर्ज माफी योजना होती है, फिर उन्हें कुछ मतलब रिलीफ भी दिया जाता है, कुछ परसेंटेज में रिलीफ दिया जाता है या फिर पूरा माफ किया जाता है कर्जा। तो नेशनल पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर, तो देश भर में खेती के रिलेटेड एक व्यवस्थित नीति होनी चाहिए। ये कुछ मुख्य मांगे हैं किसान आंदोलनों की। शेतकरी संगठना, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस है, संगठन है किसानों से रिलेटेड। शेतकरी संगठना ये महाराष्ट्र की ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय किसान यूनियन ये भारत भर है, ऑल इंडिया किसान सभा ये भी है ऑल इंडिया।
तो देखिए, डू दिस, नेम द पॉलिसी स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। देखिए किसानों के लिए और मजदूरों के लिए क्या नीतियां, क्या स्कीम्स शुरू की गई है शासन द्वारा, ये पूछा गया है। तो देखिए कई सारी योजनाएं शुरू की गई है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, जिसमें क्या कहते हैं उसे, सिंचन यानी इरिगेशन की फैसिलिटी दी जाती है। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी जाती है। फिर लेबर्स के लिए है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मतलब उन्हें पेंशन वगैरह की सुविधा दी जाती है। तो ये सारे जो है योजनाएं मोदी सरकार द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गए हैं। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन इन इंडिया एमर्ज्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण। जब कई सारे उद्योग खड़े हो गए, कारखाने, फैक्ट्रीज शुरू हो गई भारत में, तब वहां पर जो काम करने वाले मजदूर है, वर्कर्स है, उनकी भी यूनियंस शुरू हो गए, उनके भी संगठन शुरू हो गए, जिन्हें ट्रेड यूनियंस बोलते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेलवे कंपनीज वर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मतलब कापड़ उद्योग जिन्हें कहते हैं। फिर है रेलवे कंपनीज, रेलवे की कई सारी कंपनी स्थापित की गई ब्रिटिशों द्वारा। तो उनके वर्कर्स भी ज्वाइन कर गए वहां पर, और उनकी भी कई सारी समस्याएं होने लगी। इन 1899 रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर देयर डिमांड्स। तो 1899 में रेलवे, जब ब्रिटिश का काल था, उस समय रेलवे के जो वर्कर्स थे वो हड़ताल पर चले गए अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। However, the first organization for resolving the issues of workers was established in 1920. लेकिन जो है वर्कर्स की मांगे, जो मजदूर होते हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनकी मांगे मतलब रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाया गया पहली बार 1920 में, 1920 में। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसका नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। In the post-independence period, trade union started working more effectively. देखिए ब्रिटिश काल में तो सभी की मांगों को ठुकराया जाता था, उनको दबाया जाता था, उनके आंदोलनों को दबाया जाता था। लेकिन जब हमें स्वतंत्रता मिली, तब ये ट्रेड यूनियंस जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करने लगी। In the beginning of the 19th century, industries like textile mills, railway company were started in India. देखिए 19वीं शताब्दी के शुरुआत में कई सारे टेक्सटाइल मिल शुरू हो गए, रेलवे कंपनी शुरू हो गई। ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया हैज द बैकग्राउंड ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमारे देश में जो ट्रेड यूनियन स्थापित हुई, इनका इतिहास यहां से शुरू होता है, ब्रिटिश काल से। इन 1960s एंड 1970s ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑर्गेनाइज सेवरल एजिटेशन। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद 1960-70 के दशक में कई सारे ट्रेड यूनियंस ने आंदोलन ऑर्गेनाइज किए। बट फ्रॉम 1980s ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्टेड गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड। 1980 के बाद में ट्रेड यूनियंस जो है, वर्कर्स मूवमेंट, आंदोलन जो है वो नष्ट होने लगी, खत्म होने लगी, कम होने लगे धीरे धीरे। ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द ट्रेड यूनियन मूवमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। देखिए ग्लोबलाइजेशन होने के बाद विश्व भर में लीजिए या भारत में भी जो है बहुत से कानून वगैरह जो है वो प्रो कैपिटलिस्ट होने लगे। मतलब जो इंडस्ट्रीज के मालिक होते हैं उनके फेवर में होने लगे कई सारे कानून, और जो ट्रेड यूनियंस है, जो वर्कर्स वगैरह है, उनके ध्यान मतलब कम उनकी तरफ ध्यान दिया जाने लगा, और जो मालिक होते हैं इंडस्ट्रीज के उनकी तरफ अधिक ध्यान दिया जाने लगा कानून वगैरह बनाते समय। इन इंडिया वर्कर्स आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। भारत में वर्कर्स के कई सारे समस्याएं हैं। अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स, अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, हेल्थ हजार्ड्स आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। देखिए क्या क्या समस्या है, मुख्य समस्या है वर्कर्स की। एक तो मतलब एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो है वो अनस्टेबल होती है, कुछ मतलब स्थिर नहीं होते उनका लाइफ में, कभी भी नौकरी जा सकती है, कभी भी मतलब उनका स्टेबल नहीं होता।
फिर है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, मतलब कुछ महीनों का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, या ऐसा मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 3 सालों तक आप हमारे यहाँ काम करेंगे और आप बाद में आपका हमारा रिलेशन खत्म हो गया, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, ऐसे भी होता है। फिर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, मतलब उनको आर्थिक असुरक्षितता होती है, जैसे उनके पास कुछ फिक्स पेंशन नहीं होती बुढ़ापे में कमाई के लिए, रहने के लिए वगैरह, तो उनके पास कुछ सुविधाएं नहीं होती डेफिनेट फाइनेंशियल। फिर एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स, तो वर्कर्स को कानूनन प्रोटेक्शन नहीं है कई बार। अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स है, बहुत अधिक वर्किंग आवर्स थे पहले, लेकिन अभी काफी रेगुलेट किया गया है। इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, जैसे इंडस्ट्रीज बहुत सारी हार्मफुल होती है, वहां पर काम करने का तरीका, वातावरण वगैरह बहुत बार हार्मफुल होता है, जीवित हानि हो सकती है वगैरह, तो उसमें सुरक्षित वातावरण बनाना इंडस्ट्रीज में, ताकि वर्कर्स को कोई नुकसान ना हो, हेल्थ हजार्ड्स वगैरह ना हो। तो ये सारे कानून बनाए तो जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत मतलब लूजली किए जाते हैं, तो ये सारी समस्याएं हैं। वुमेन्स मूवमेंट, महिलाओं के आंदोलन। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड प्रोग्रेसिव मेन इन इंडिया इनिशिएटेड द वुमेन्स मूवमेंट, तो जो पुरोगामी पुरुष थे, जो मतलब मॉडर्न पुरुष थे, उन्होंने महिलाओं के आंदोलन शुरू किए। द वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन एंड एंडिंग देयर एक्सप्लॉयटेशन, हेल्प देम टू लीड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल लाइफ। देखिए इनका उद्देश्य क्या था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, ब्रिटिश काल में, तो जो भी अन्याय हो रहा था महिलाओं के साथ वो नष्ट करना, उसके बाद जो भी उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना और उनको एक सम्मानजनक जीवन बिताने पर उनकी मतलब सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाना, और उनको सामाजिक जीवन में जो है एक्टिवली कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, ये भी देखा गया। इसके लिए वो आंदोलन किए गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई रानडे टुक इनिशिएटिव इन एंडिंग प्रैक्टिस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिजेस। देखिए ये जो लोग थे, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई रानडे वगैरह, तो इन्होंने सती प्रथा बंद करने के लिए और बाल विवाह बंद करने के लिए काफी आंदोलन किए। रिफॉर्म्स सच एज विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन एंड राइट टू वोट टू वुमेन वेर पॉसिबल ड्यू टू वर्क ऑफ दीज रिफॉर्मिस्ट। देखिए हमारे देश में ब्रिटिश काल में ही कई सारी सुधारणाएं की गई, जैसे विधवा पुनर्विवाह, या फिर महिलाओं का शिक्षा, फिर उन्हें राइट टू वोट। देखिए भारत ये अकेला देश है पूरे विश्व में जहां पर शुरुआत से ही महिलाओं को वोटिंग के अधिकार दिए गए। स्वतंत्रता मिलने के बाद, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सभी लोगों को 18 वर्षों से ऊपर, पहले तो 21 वर्षों के ऊपर था लेकिन बाद में 18 किया गया, तो उन्हें सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, महिला हो या पुरुष हो, उनको मताधिकार दिया गया, वोटिंग का अधिकार दिया गया। बहुत से मॉडर्न देश हम जिन्हें कहते हैं, जैसे ब्रिटेन वगैरह, वहां पर महिलाओं को वोटिंग के अधिकार नहीं थे। अमेरिका में भी ब्लैक्स को वोटिंग के अधिकार नहीं थे, ब्लैक लोगों को। तो ऐसे कई सारे नियम थे, लेकिन हमारा ऐसा अकेला देश है जहां पर सभी लोगों को, जो अडल्ट थे, उनको सभी को शुरुआत से ही वोटिंग राइट्स दिए गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन गिव इक्वल राइट्स टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स। स्वतंत्रता मिलने के बाद तो संविधान ने हमारे महिलाओं को पूरे इक्वल राइट्स दिए गए, समान अधिकार दिए गए सभी क्षेत्रों में। इन स्पाइट ऑफ दिस वुमेन वेर नॉट ट्रीटेड इक्वली इन सेवरल फील्ड्स। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी महिलाओं को कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट फ्रीडम ऑफ वुमेन। देखिए कई सारे आंदोलन किए गए महिला सशक्तिकरण के लिए। द वुमेन डिमांडेड दैट वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स। महिलाओं को एक मनुष्य की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ऐसी इनकी मांग थी। इन द लेटर
period, women participated to a great extent in the movements against corruption, caste discrimination, and religious extremism, which made them aware of injustice against their own selves. देखिए बाद में जो है महिलाओं ने बहुत सारे आंदोलनों में सहभाग लिया, जैसे करप्शन के अगेंस्ट, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, जातिवादी भेदभाव के अगेंस्ट, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, जैसे कई सारे अभी देख सकते हैं आप 3 तलाक, ट्रिपल तलाक, ये काफ़ी का मतलब अत्याचारपूर्ण कानून था, वो भी बदल दिया गया अभी। तो ऐसे कभी बहुत सारे अन्यायों के विरुद्ध महिलाओं ने आवाज़ उठाई। Women started taking initiative in organizing against injustice। तो महिलाएं जो है धीरे धीरे खुद से, स्वयं से स्फूर्त होकर वो शुरुआत करने लगी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए। इन इंडिया वुमेन्स मूवमेंट इज नॉट होमोजेनियस इन नेचर। भारत में जो है एक तरीके का समाज नहीं है, बहुत विविधता है। तो जो महिलाओं के आंदोलन है उसमें भी विविधता है, बहुत डाइवर्सिटी है। However, women's movements at various levels are taking up the issues like women's health, social security, financial independence and empowerment। देखिए महिलाओं के आंदोलन जो है वो कई सारे समस्याएं उठा रही है, जैसे महिलाओं की हेल्थ, आरोग्य, उनका स्वास्थ्य, या फिर सामाजिक सुरक्षितता, सार्वजनिक जीवन में उन्हें सुरक्षितता होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक उन्हें इंडिपेंडेंस होना चाहिए, खुद वो कमाने वाली होनी चाहिए, ऐसा भी उनका कहना है। एम्पावरमेंट, उन्हें सशक्तिकरण, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए वगैरह है। तो बहुत से राइट्स है हमारे देश में। टुडे वुमेन्स मूवमेंट फेस चैलेंज ऑफ इक्वल एजुकेशन face the challenge of equal education for women and giving women a status and prestige as human beings। तो हमारे देश में काफ़ी बेहतर हो चुकी है महिलाओं की अवस्था, लेकिन कुछ समस्याएं हैं, जैसे उन्हें मनुष्यों की तरह इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, एज ए ह्यूमन बीइंग उन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए, उन्हें इक्वल प्रतिष्ठा देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए उन्हें, ये भी उन्हें मांग है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा, ऑल्सो नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया, हैज ब्रॉट वाटर रिवॉल्यूशन इन राजस्थान। ये जो है डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा राजस्थान के, उनको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन लाई है, क्रांति लाई है राजस्थान में। क्या लाई है वो देखेंगे। ही बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ बिल्डिंग थाउजेंड्स ऑफ जोहड़ इन राजस्थान। देखिए उन्होंने जोहड़ बनाए हैं राजस्थान में। जोहड़ मतलब जो होते हैं टैंक्स होते हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स, उसमें छत का मतलब बारिश के मौसम में छत पर जो पानी गिरता है वो पूरा कलेक्ट किया जाता है पाइप्स द्वारा, और उसमें वो टैंक में जमा किया जाता है, और वो बाद में गर्मी के मौसम में जब शॉर्टेज होता है तब यूज किया जाता है। तो ये उन्होंने शुरू किए बिल्ड करना। फिर ही रिवाइव्ड रिवर्स इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कई सारे देखिए पानी की बहुत समस्याएं हैं, वहाँ पर जो नदियाँ ड्राई हो चुकी थी उनको उन्होंने फिर से रिवाइव कर दिया। He formed an organization तरुण भारत संघ which worked for building 11,000 जोहड़ in hundreds of villages। तो उन्होंने तरुण भारत संघ नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने 11,000 जोहड़ बनाए कई सैकड़ों गांवों में। ऑल ओवर इंडिया ही स्टार्टेड अ कैंपेन फॉर वाटर कंजर्वेशन, रिवाइवल ऑफ रिवर्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो इन्होंने पूरे भारत भर में पानी के लिए बहुत आंदोलन किया। महिलाओं का लाभ होगा इसमें, क्योंकि महिलाओं को जनरली जाना पड़ता है दूर तक पानी लाने के लिए वगैरह। तो नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब जंगलों को प्रिजर्व करने के लिए, बढ़ाने के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो वन्य जाति है, प्राणी है, उनको बचाने के लिए। हिज सोशल मूवमेंट इज एक्टिव फॉर लास्ट 31 ईयर्स। पिछले 31 वर्षों से वो कार्यरत है। ही वोन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज उन्होंने जीता है, एन अवार्ड नोन एज द नोबेल प्राइज फॉर वाटर। ये जो अवार्ड है उसे वो इतना प्रतिष्ठित है कि उसे कहा जाता है नोबेल प्राइज फॉर वाटर, मतलब पानी से रिलेटेड सर्वोच्च पुरस्कार है वो। एनवायरमेंट मूवमेंट्स, वी आर अवेलेबल दैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। देखिए हम सभी को पता है कि पर्यावरण से रिलेटेड जो समस्याएं हो रही है, प्रदूषण वगैरह, ये पूरा हमारा राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं।
तो at the international level several movements are working to stop the deterioration of the environment. कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, कई सारी संगठन है जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है वो कम करने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है इंटरनेशनल लेवल पर. वी सी अ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दिस फील्ड. तो इसमें भी काफ़ी सहयोग हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय सतह पर. इन इंडिया मेनी मूवमेंट्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट. भारत में भी बहुत सारे पर्यावरण जागरूक लोग हैं. हमारी तो संस्कृति ही पर्यावरण पूरक रही है, भारतीय संस्कृति. द एनवायरमेंट मूवमेंट्स आर टेकिंग अप इश्यूज लाइक प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट, पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, यूज ऑफ केमिकल्स एंड देयर इल इफेक्ट्स एक्सेट्रा. देखिए जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन है उसमें क्या क्या आता है. मेनली प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है, मतलब बहुत डाइवर्स एनिमल्स है हमारे देश में, बहुत डाइवर्स प्लांट्स है, उनकी कई सारी वैरायटीज़ है, कई सारी स्पीसीज़ है, तो उनका प्रोटेक्शन करना और उनको बचाना. प्रोटेक्टिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, अलग अलग जो वाटर के सोर्सेस है उनको बचाए रखना ताकि फ्यूचर जनरेशन्स को वाटर स्कैरसिटी फेस ना करना पड़े. प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की सुरक्षा. ग्रीन बेल्ट जो होते हैं, शहरों के पास ग्रीन बेल्ट बनाए जाते हैं, मतलब एक ऐसा रीजन बनाया जाता है वहाँ पर पूरे पेड़ लगाए जाते हैं बहुत अधिक. पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, नदियों का जो प्रदूषण हो रहा है, जैसे भारत शासन द्वारा अभी जो नमामि गंगे वगैरह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उसके तहत बहुत हमारी गंगा नदी जो है वो बहुत प्योर हो चुकी है अभी, बहुत मतलब उसमें सक्सेस मिला है. यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड देयर इल इफेक्ट्स. देखिए केमिकल्स कई सारे यूज़ किए जाते हैं फैक्ट्रीज द्वारा, कई सारे पॉइजनस केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं नदियों में वगैरह, तो उसके भी बुरे परिणाम होते हैं. तो इस पर भी पाबंदियां लगानी चाहिए, इसके बारे में जन जागृति की जाती है, इसके लिए कई सारे आंदोलन किए जाते हैं. तो ये भी है. कंज्यूमर मूवमेंट एमर्ज इन इंडिया आफ्टर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1986. 1986 में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया. मतलब कंज्यूमर मतलब जो उपभोक्ता होता है, जो कोई वस्तु खरीद रहा है या कोई सेवा खरीद रहा है. मतलब हम जब बाजार में जाते हैं कोई वस्तु खरीदते हैं तब अगर हमें उस वस्तु में कोई खराबी पता चलती है तो उसके अगेंस्ट हम केस कर सकते हैं कोर्ट में और उसका हमें नुकसान भरपाई मिल सकती है उसकी. तो ये जो है ये इस कानून के तहत होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और जो 1986 में बनाया गया, ग्राहक सुरक्षा कायदा. This movement has a broad objective. The movement believes that each member of the society is a consumer. तो ये बहुत आंदोलन होने के बाद ये कानून बना, और ये जो आंदोलन है वो ऐसा मानता है कि जो समाज है वो समाज का हर मेंबर जो है वो किसी ना किसी तरह का कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है. ड्यू टू द चेंजिंग नेचर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, कंज्यूमर्स फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स. देखिए सामाजिक व्यवस्था बदल रही है, आर्थिक व्यवस्था बदल रही है, हमारे यहाँ बहुत से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत वैरायटी आ रही है. तो कई बार एडवर्टाइजमेंट्स जो होती है टीवी पर हम देखते हैं वगैरह, वो कई बार मतलब मिसलीडिंग हो सकती है, झूठी इंफॉर्मेशन देने वाली हो सकती है. तो उसके अगेंस्ट बचाव करने के लिए जो है कायदे बनाए गए हैं, कानून बनाया गया है. अडल्ट्रेशन, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम्स, फ्रॉड्स इन वेट एंड मेजर्स आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. देखिए कई बार अडल्ट्रेशन यानी भेसळ ज्याला म्हणतात, क्या होता है कि अनाज में वगैरह कंकड़ मिलाए जाते हैं ताकि उनका वजन बढ़ सके, और ज़्यादा वजन होने के बावजूद उन्हें कम क्वांटिटी जानी चाहिए कस्टमर्स को अनाज की. या फिर दूध में जो है यूरिया मिक्स किया जाता है, तो इसके कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, इसे बोलते हैं अडल्ट्रेशन. मेडिसिन में भी अडल्ट्रेशन हो सकता है, तो इसके मतलब काफ़ी हानिकारक परिणाम होते हैं. तो उसके अगेंस्ट ये कानून है. इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम्स, कई बार जो डिसाइडेड कीमत है उससे अधिक कीमत पर बेचा जाता है जो सामान है वो. उसके बाद फ्रॉड्स इन वेट एंड मेजर्स, कई बार वजन जो होते हैं, हम जो मेजर्स होते हैं वजन किलोग्राम वगैरह, वो गलत होते हैं, उसमें भी घोटाला किया जाता है. तो ये कुछ समस्याएं हैं. द कंज्यूमर मूवमेंट वर्क्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम
each such type of frauds। तो ऐसे धोखाधड़ी से बचाने के लिए ये जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो काम करती है। द मूवमेंट्स इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पब्लिक लाइफ। तो ये कोई भी आंदोलन हो, लोगों का सहभाग बढ़ाती है सार्वजनिक जीवन में, उनमें जन जागृति करती है, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करती है। द पोस्ट 1980 मूवमेंट्स आर कॉल्ड न्यू सोशल मूवमेंट्स एज देयर नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मूवमेंट्स। देखिए 1980 के बाद जो है वो जो आंदोलन हुआ उन्हें न्यू सोशल मूवमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि 1980 के पहले के आंदोलन अलग थे और बाद में ग्लोबलाइजेशन के परिणाम हुआ और बदलाव आया उनमें काफी। दो दीज मूवमेंट्स आर इशू बेस्ड, इट मीन्स दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज इशू बेस्ड मास मूवमेंट्स। तो ये जो आंदोलन जो बाद में हुए 1980s के बाद, जो वो है समस्या बेस्ड, वो एक पर्टिकुलर समस्या को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उस पर जन जागृति करते हैं और लोगों का सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं और वो पूरा होने तक, मांगी पूरे होने तक वो उसका पीछा करते रहते हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। तो अगले चैप्टर में हम लोकतंत्र जो है उसके सामने क्या समस्याएं हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको भरपूर लाइक कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।